कंस्ट्रेंट मोशन के सवाल ज़्यादातर जेई एस्पिरेंट्स को बहुत दिक्कत देते हैं और आज की वीडियो का जो प्रॉब्लम है वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। एंड अपार्ट फ्रॉम बेसिक कंस्ट्रेंट एक और अपन मेथड एक्सप्लोर करेंगे आज के प्रॉब्लम के अंदर जो इन जनरल फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। एंड एज अ जेई एस्पिरेंट ये मेथड तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की टूल किट के अंदर होना ही चाहिए। ऑलराइट, तो अब आगे वीडियो देखने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करो और जो तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर सवाल आ रहा है उसको एक बार फिर अटेंड करने का ट्राई करो। एंड ऑल्सो जैसे तुम्हारे पास कोई आइडियाज आया, तुम्हारे पास आंसर है, उन्हें कमेंट्स में जरूर मेंशन करो। ऑलराइट, अब आई होप तुमने क्वेश्चन को फेयर अटेम्प्ट दिया होगा, लगभग 3 से 4 मिनट दिए होंगे, सोचने का ट्राई किया होगा कैसे कर सकते हैं सवाल को, एंड कुछ ना कुछ आइडियाज मैप किए होंगे। अब वीडियो को आगे देखो और समझने का ट्राई करो कि तुम क्या गलती कर रहे थे एंड कैसे तुम्हारे आइडियाज जो प्रॉपर सोल्यूशन है उससे मैच करते हैं। सो अगर अपन इस क्वेश्चन को समझने का ट्राई करते हैं तो क्वेश्चन में अपन को गिवन क्या है कि यार जो मेरा ए पॉइंट है ना ये तो हमेशा रेस्ट में रहता है। ऑलराइट, तो यार ये पॉइंट तो फिक्स हो गया, ये कभी मूव नहीं कर रहा। अब जो हमारा सी पॉइंट है वो अपन को गिवन है कि वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ध्यान देना, यहाँ पर लिखा हुआ है कांस्टेंट वेलोसिटी। ऑलराइट, तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया एंड उसकी डायरेक्शन भी सेम हो गई। अब उसकी जो डायरेक्शन है ना वो भी अपन को गिवन है कि वो इस तरीके से है कि उस डायरेक्शन का ए पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा एल के बराबर रहता है। गॉट इट। तो जैसे जैसे मेरा जो सी पॉइंट होगा, सपोज वो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, जो उसकी डायरेक्शन है वो हमेशा मेंटेन्ड है और वो हमेशा ए पॉइंट से एल डिस्टेंस पर ही है। ठीक है, तो इतने पूरे मोशन के अंदर हमें समझना है कि यार बी पॉइंट की क्या कहानी होने वाली है। एंड ऑल्सो अपन से क्वेश्चन में पूछा है कि जिस इंस्टेंट पर जो हमारा ए सी है इसका डिस्टेंस 2L हो जाएगा, उस इंस्टेंट पे बताना है अपन को कि यार बी का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो अपन अभी अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज यही सेम सेटअप है और अब हमारे पास जो डिस्टेंस है ए और सी का वो लगभग 2L के बराबर हो चुका है। तो अब अगर तुम ध्यान देते हो कि यार ये जो ट्राइंगल बना है हमारे सामने ये अब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया जिसके हर एक एंगल कितना बराबर होता है, 60 डिग्री। तो इस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर हर एक एंगल जो है 60 डिग्री के बराबर है। ऑलराइट, तो अगर अपन ये वाले थीटा को देखते हैं, दिस थीटा एक्चुअली, अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ बिकॉज मुझे समझना होगा कि यार बी का जो वेलोसिटी या एक्सेलरेशन है वो क्या है। एंड उसको समझने के लिए मैं क्या समझना चाहता हूँ कि जो मेरी गिवन क्वांटिटी है दैट इज सी की वेलोसिटी, एक बार मुझे उसका नेचर समझ में आ जाए। ऑलराइट, तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये वाला जो एंगल था थीटा एंगल, इसको मैंने समझने का ट्राई किया बिकॉज क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो ए का डिस्टेंस है उस लाइन से जो उसकी अलॉन्ग सी की वेलोसिटी है वो हमेशा एल है। ये डिस्टेंस मुझे पता लग गया 2L है, तो सिंपली मैंने साइन थीटा की वैल्यू लिख ली एज L/2L, जो कितनी आ गई, दैट इज़ 1/2। तो यहाँ से मैंने प्रेडिक्ट कर लिया कि मेरा थीटा हो गया 30 डिग्री एट दिस मोमेंट। ऑलराइट, अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इस मोमेंट, बिकॉज इसी मोमेंट पर जो ए सी का डिस्टेंस है वो 2L के बराबर है। हो सकता है किसी और मोमेंट पर डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो थीटा भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे अपन ने थीटा निकाला, बिकॉज मुझे ऑलरेडी पता है कि यार ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है एक, तो ये एंगल जो है ना ये भी 30 डिग्री ही हो गया। ऑलराइट, अब यार एक और खतरनाक चीज़ हो गई यहाँ पर, बिकॉज ये एंगल मेरा 30 डिग्री हो चुका है, ये मेरा 60 डिग्री के बराबर है। तो यार ये बताओ ये कितना होगा, दिस विल बी माई 90 डिग्री। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर मोमेंट में हमारी जो वेलोसिटी है ना सी की एक्चुअली वो इस ए बी लाइन से परपेंडिकुलर हो गई। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस था ना एल वाला, ये पॉइंट एक्चुअली इस यहाँ मिड पॉइंट पर लाई करने वाला है। राइट, बिकॉज अपन को गिवन है कि जो ए पॉइंट का डिस्टेंस है वेलोसिटी के डायरेक्शन से वो हमेशा एल के बराबर होता है और डिस्टेंस अपन हमेशा परपेंडिकुलर लिखते हैं। बिकॉज परपेंडिकुलर हो गई है लाइन, तो ये जो पॉइंट था हमारा ये एक्चुअली फॉल कर गया ए बी के ऊपर ही। ऑलराइट, तो हमें जाने की ज़रूरत है ही नहीं, हमें पास समझ में आ गया कि यार यही पॉइंट है जो एल के बराबर हो जाएगा। अब जैसे ये एल हुआ तो ये वाला जो डिस्टेंस था ये भी एल हो गया, दैट इज़ इस मिड पॉइंट को अगर मैं डी बोल देता हूँ तो डी भी एल के बराबर हो गया। और अपन को समझ में भी आ रहा था कि बिकॉज ये एंगल 30 डिग्री के बराबर है, ये लेंथ 12 के बराबर है, तो यार ये जो लेंथ है ना ये एल के बराबर ही आनी चाहिए। ऑलराइट, अब यहाँ पर मैंने डायमेंशन को समझ लिया कि यार कौन कौन से डायमेंशन हैं, कितने कितने एंगल्स हैं मेरे पास। अब मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन अप्लाई करेंगे कंस्ट्रेंट को, बिकॉज अपन को पता है कि जो रॉड है ना यार ये रिजिड रॉड है एक। तो अगर मेरा जो सी है वो ऐसे मूव कर रहा है और मुझे पता है मेरी रॉड रिजिड है, तो मेरा जो बी होना चाहिए उसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी कि बी और सी की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो रॉड के अलोंग 0 होनी चाहिए। राइट, बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट। दैट मीन्स अगर मैं इस सी की वेलोसिटी का रॉड के अलग कंपोनेंट ले लूँ जो कितना हो जाएगा, दैट कैन बी रिटन एज v इंटू कॉस 30 डिग्री। यही वेलोसिटी होनी चाहिए b की इस रॉड के लॉन्ग कुछ इस डायरेक्शन में। राइट, तो अगर अपन इसको निकालते हैं तो कितनी हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू v इंटू √3/2। दैट मीन्स मैंने b के वेलोसिटी का एक कंपोनेंट निकाल लिया
जो रॉड के अलॉन्ग v इंटू रूट 3/2 के बराबर है। और मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बाद मैंने ये चीज़ चेक करी कि जो मेरा ए पॉइंट है ना वो हमेशा रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रहा। दैट मीन्स अगर ये वाली रॉड रिजिड है तो जो बी होगा वो हमेशा ए के परपेंडिकुलर ही मूव करना चाहिए, राइट। मतलब जो बी की वेलोसिटी है वो हमारी जो रॉड ए बी है इसके परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए इस तरीके से। बिकॉज अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा जो या फिर इसके अलॉन्ग होगा ऐसे, या फिर इसके ऐसे अलॉन्ग होगा, और वो रिजिडिटी को लूज कर देगा। दैट मीन्स जो हमारा बी है वो हमेशा रॉड ए बी के परपेंडिकुलर ही मूव करना चाहिए। दैट इज ये 90 डिग्री होना चाहिए हमेशा। ऑल राइट, तो सपोज हमारी बी की जो वेलोसिटी है उसका अपन वी बी बोल देते हैं, और अपन ने चेक भी कर लिया कि इसकी जो डायरेक्शन है वो रॉड ए बी से 90 डिग्री पर है। तो अगर मुझे ये वाला एंगल पता लग जाए ना, दिस एंगल, तो सिंपली मैं वी बी का कंपोनेंट लेकर इस क्वांटिटी का इक्वल कर दूंगा और वहाँ से मेरे पास वी बी की वैल्यू आ जाएगी। ऑल राइट, तो इसके लिए मैंने क्या किया यार, वो बहुत आसानी से निकल सकता है ऑलरेडी, बिकॉज एट दिस मोमेंट जो मेरा सी है वो भी रॉड के परपेंडिकुलर ही मूव कर रहा है। तो जो सी की वेलोसिटी है और हमारी जो बी की वेलोसिटी है वो दोनों पैरेलल हो गई। तो अब अगर दोनों पैरेलल हो चुकी हैं तो ये जो एंगल होगा ना यार, ये 30 डिग्री के बराबर ही हो जाएगा, बिकॉज दिस एंगल इज 30 डिग्री। ऑल राइट, तो जैसे अपन ने ये चीज़ को शो करा तुरंत हमारे सामने एक कंडीशन आ गई, दैट इज वी बी इंटू कॉस 30 इज इक्वल टू वी इंटू रूट 3/2। तो यहाँ से हमें क्या निकल कर आया कि जो बी की वेलोसिटी है ना यार वो बराबर हो गई वी के। दैट मीन्स सी और बी दोनों ही सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, बिकॉज दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम हो गए जो अपन ने यहाँ शो करा, एंड इनके डायरेक्शन भी सेम हो गए जो पैरेलल हो जाएंगे ऐसे। तो इस पूरे कंस्ट्रेंट के बाद अपन को समझ में आया कि जो बी है वो सेम ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है जो सी से था। बट हमारा मोटिव ये नहीं है कि बी की वेलोसिटी क्या है, हमें निकालना है कि यार बी का एक्सेलरेशन क्या है। तो जैसे ही अपन ने बी की वेलोसिटी को प्रेडिक्ट कर लिया, यार वो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो स्मॉल वी के बराबर है, एंड उसका जो डायरेक्शन होगा वो ए या ए बी रॉड के परपेंडिकुलर होगा। तो हमारे सामने ना एक बहुत ही मस्त चीज आ गई, यार जो मेरा बी पॉइंट है ना, सिंस वो हमेशा परपेंडिकुलर ही मूव कर सकता है ए से, एंड उसका जो डिस्टेंस है L सॉरी वो चेंज नहीं हो सकता। तो एक्चुअली यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारा बी है ना वो ए के अबाउट एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव करने वाला है कुछ इस तरीके से, राइट। एंड जैसे अपन ने इस चीज़ को शो करा तुरंत अपन को समझ में आया क्या जो ए होगा ना उसके दो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट होने चाहिए। एक कंपोनेंट होगा जो रॉड ए बी के अलॉन्ग हो जिसको अपन ए सेंटीमीटर बोल सकते हैं, और एक कंपोनेंट हो सकता है जो टेंजिशियल होगा जिसको अपन ए टेंजिशियल बोलते हैं। अब ए सेंट्रीपिटल अपन तुरंत निकाल सकते हैं बिकॉज अपन को ऑलरेडी पता है कि बी की वेलोसिटी क्या है। तो सिंपली हमारे सामने ए सेंटीमीटर तो आ गया, दैट इज वी स्क्वायर अपॉन जो भी हमारा ए बी का लेंथ है दैट इज 2L। अब अपन को निकालना है यार कि ए टेंजिशियल क्या होगा। अब ये कैसे निकाल सकते हैं, दिस इज द मोस्ट ट्रिकी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कि यार ए टेंजिशियल अपन कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन एक ऐसे मेथड को यूज़ करने वाले हैं फिजिक्स में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड सवाल होते हैं उनको सॉल्व करने में यूज़ होता है, एंड उस मेथड का नाम है चेंजिंग फ्रेम्स। बेसिकली अगर हमें समझ में आ रहा है ना कि यार कहानी इस फ्रेम में नहीं बन पा रही, तो अपन एक ऐसा फ्रेम लेते हैं जिसके अंदर कहानी थोड़ी सिंप्लीफाई हो सकती है। ऑल राइट, और अपन को ऐसे फ्रेम को पहले तो प्रेडिक्ट करना होता है कि कौन सा वो फ्रेम हो सकता है, एंड उस फ्रेम में जाके पूरी फिजिक्स को लिखना होता है। तो अब ये जो क्वेश्चन है ना अपन ये भी उसी फ्रेम में जाके करने वाले हैं, उसी मेथड के थ्रू करने वाले हैं। अब यार ये मैं कैसे रैंडमली चूज कर सकता हूँ, कौन सा फ्रेम चूज करूँ मेरे को कैसे पता। अब इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर अपन के पास दो ही पॉइंट है जो मूव कर रहे हैं, राइट। या तो हमारा सी पॉइंट मूव कर रहा है या हमारा बी पॉइंट मूव कर रहा है। तो यार बी पॉइंट के फ्रेम में जाने का तो सेंस ही नहीं बनाता बिकॉज मेरे को बी का एक्सेलरेशन ही प्रेडिक्ट करना है। तो चलो वाले फ्रेम को नेगलेक्ट कर देते हैं। अगर अपन ए फ्रेम में जाते हैं तो यार वो तो ग्राउंड फ्रेम ही हो गया बिकॉज ए तो मूव ही नहीं कर रहा। तो बचा कौन सा पॉइंट, द नेक्स्ट पॉइंट इज सी पॉइंट। और सी एक खास पॉइंट है बिकॉज सी हमेशा एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दैट मीन्स जो मेरा सी का फ्रेम होगा वो एक इनर्शियल फ्रेम ही होगा, और अगर इनर्शियल फ्रेम है तो कहानी उतनी ज़्यादा नहीं बदलेगी, राइट। बिकॉज अगर एक ऐसा पॉइंट होता ना जो एक्सेलरेट कर रहा होता, उस फ्रेम में अगर अपन जाते तो अपन को सूडो फोर्सेस लगाने पड़ते हैं। बट सी पॉइंट एक्चुअली एक ऐसा स्पेशल पॉइंट है बिकॉज वो मूव नहीं कर रहा किसी एक्सेलरेशन से, तो वो एक इनर्शियल फ्रेम हो गया, और वहाँ पर जो कहानी है वो बेसिकली सेम ही रहती है जो ग्राउंड फ्रेम में रहने वाली है। ऑल राइट, तो मैंने क्या किया यार, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इसमें अपन बात कर रहे थे, मैं सी फ्रेम में चले गया। अब मैं सारी कहानी को सी फ्रेम से देखना चाहता हूँ। ऑलराइट, तो अब अगर अपन सी फ्रेम में जाते हैं इन सी फ्रेम, तो सपोज ये मेरा पॉइंट बी है और ये मेरा पॉइंट सी है। तो इस वाले इंस्टेंट पर अपन ने चेक किया था, अपन ने निकाला भी था कि जो सी था ना, जो उसकी वेलोसिटी थी वही एक्चुअली बी की वेलोसिटी थी। दैट मीन्स सी के रिस्पेक्ट में अगर अपन बात करेंगे तो जो बी होगा ना वो इस वक्त रेस्ट में होने वाला है। ऑलराइट,
तो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी हो गया 0 इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। और अपन को बहुत अच्छे से पता था कि यार बी और सी भी एक रिजिड रॉड से कनेक्टेड थे, तो अगर अपन सी के अबाउट कहानी चेक करेंगे ना, तो जो मेरा बी होगा उसकी वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर ही हो सकती है। गॉट इट? तो अब बिकॉज यहाँ पर वेलोसिटी 0 के बराबर हो चुकी है, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा बी पॉइंट है इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, अब यहाँ पर सेंट्रीपिटल की बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज बी पॉइंट भी सी के अबाउट एक सर्कुलर ट्रैक पे ही मूव करने वाला है। गॉट इट? तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो हमारा बी पॉइंट है इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बद विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी बराबर हो गया 0 के, बिकॉज वेलोसिटी ही 0 के बराबर है। ऑलराइट, बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो मेरा बी पॉइंट है भले ही इसका सेंट्रीपिटल अपन ने 0 कर दिया, बट सी के अबाउट इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अभी भी हो सकता है। राइट? तो बेसिकली क्या कहानी हो गई कि इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अभी भी नॉन जीरो के बराबर है, अगेन सी पॉइंट के अबाउट। अब अपन को बहुत अच्छे से पता है कि बिकॉज जो मेरा सी है वो एक इनर्शियल पॉइंट है, तो जो मेरा एक्सेलरेशन होगा बी का सी के अबाउट वो बराबर होगा मेरा एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। राइट? बिकॉज सी किसी भी एक्सेलरेशन से मूव नहीं कर रहा, तो जो एक्सेलरेशन होगा ना वो तो चेंज नहीं होगा, फ्रेम चेंज कर दें अगर अपन तो। एंड दैट इज द की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जैसे ही अपन ने इसको प्रेडिक्ट किया, क्या जो मेरा एक्सेलरेशन होगा बी का सी के अबाउट वही सेम होगा बी का ग्राउंड के अबाउट, और अपन ने यहाँ चेक भी कर लिया कि सी के अबाउट जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ टेंजेंशियली हो सकता है। दैट मीन्स यही डायरेक्शन में एक्चुअली इस पर्टिकुलर मोमेंट पे बी का एक्सेलरेशन होना चाहिए। और सपोज इसको अगर अपन ए नॉट बोलते हैं, तो अब अगर अपन ग्राउंड फ्रेम में वापस चले जाते हैं, राइट, तो ग्राउंड फ्रेम में भी जो एक्सेलरेशन है बी का इधर ही होना चाहिए। राइट? थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ चीज़ों को कुछ इस तरीके से, इसको अपन अगेन ए नॉट ही बोल रहे थे, एंड दैट वॉज परपेंडिकुलर विद माई सी। दैट मीन्स जो अपन ने ग्राउंड फ्रेम में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाला था बी का, बिकॉज वो ए पॉइंट के अबाउट सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा था, वो अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यार ए नॉट का इस रॉड ए बी के अलॉन्ग कंपोनेंट। तो अगर अपन ये वाला एंगल बता सकें कितना है, तो सिंपली ए नॉट इंटू दिस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा ए सेंटीमीटर। सो बेसिकली ये एंगल कितना होगा जो अपन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बिकॉज अपन को पता है पूरा जो एंगल है ये 90 के बराबर है, बिकॉज सी के अबाउट जो मेरा बी है वो परपेंडिकुलरली मूव कर सकता है, एंड दिस इज 60, तो रिमेनिंग एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। राइट? तो बेसिकली कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, दिस ई नॉट इंटू कॉस थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू ए सेंटीमीटर, जो अपन ने ऑलरेडी निकाला था, दैट वाज वी स्क्वायर बाय 2l, so दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2l। ऑलराइट, तो यहाँ से हमारे पास ई नॉट की वैल्यू कितनी निकल कर आती है, माई ई नॉट विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन √3l। ऑलराइट, एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। तो देख रहे हो मतलब क्वेश्चन को समझने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन ने जो प्रिंसिपल्स अप्लाई करे हैं कितने फंडामेंटली इंपॉर्टेंट है इन जनरल किसी भी फिजिक्स का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पर जो अपन ने एक मेथड यूज़ किया है, मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर सकता है, दैट इज़ चेंजिंग फ्रेम्स। कि यार एक ऐसा फ्रेम प्रेडिक्ट करो जहाँ पर चीज़ें जो हो सकती है आसान हो जाएं और उस फ्रेम में जाकर चीज़ें कैलकुलेट कर लो। अब इन जनरल ये जो चेंजिंग फ्रेम है ये यूज़फुल होता है, इसको अपन देखते भी हैं इन जनरल सर्कुलर मोशन वाले सवालों में जहाँ पर अपन रोटेटिंग फ्रेम में चले जाते हैं, या फिर इन जनरल मैकेनिक्स के सवालों में जहाँ पर अपन एक ऐसे फ्रेम में जाते हैं जहाँ पर अपन को सूडो फोर्स लगाना पड़ता है। बट अगेन ये बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है और इसको ना अपन बहुत अच्छे से अप्लाई करना नहीं सीखते, बिकॉज जो ऑब्वियस एग्जाम्पल्स होते हैं वहाँ तो अपन ने अप्लाई कर दिया, बट जैसे ये एक एग्जाम्पल था यहाँ पर अपन अप्लाई नहीं करवा रहे होंगे। राइट? तो अपन को ऐसे क्वेश्चन भी हंट करने हैं जहाँ पर ऐसे जो मेथड्स हैं वो अप्लाई हो सकते हैं और क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं। गॉट इट? आई होप तुम्हें क्लैरिटी मिली होगी, क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग था एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अब अगर तुम ऐसे क्वेश्चन को सीख करना चाहते हो जहाँ पर तुम ऐसे मेथड्स अप्लाई कर पाओ या फिर एक ऐसे इंटरेस्टिंग मेथड्स को सीख पाओ, देन यू कैन चेक आउट SO60 कोर्स, जहाँ पर अपन ने हर एक प्रॉब्लम को कुछ इस तरीके से ही डिस्कस किया है, जिस तरीके से फंडामेंटल जो आइडियाज़ होते हैं उस प्रॉब्लम के पीछे, कौन कौन से अलग अलग मेथड्स होते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो अपन जान पाते हैं। और फिर ऐसे ही जे एडवांस लेवल जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो अपन को आसान लगने लग जाते हैं। ऑलराइट, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है एंड डेफिनेटली तुम्हारी जो एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है उसको इंप्रूव करेगा। इसी के साथ अपन वीडियो को एंड करते हैं एंड जो भी तुम्हारी लर्निंग्स थी उन्हें कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना।